तो आज हिंदी शिक्षण के तहत हम प्रस्तुत हुए हैं। बात सीधी थी पर कविता को लेकर, और इस कविता के रचयिता कुंवर नारायण हैं। इस कविता के प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे, जो खास करके एनसीईआरटी की पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि उन प्रश्नों को अच्छी तरह आपको समझा पाऊँ। दरअसल इस कविता को पढ़ते वक्त हम लोगों ने देखा था कि यह कविता शिल्प और कथ्य के बीच के संतुलन को दर्शाती है। यह कविता यह बताती है कि कविता का सौंदर्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि उक्त कविता में भाषा और कथ्य यानी विषय दोनों के बीच किस तरह का सामंजस्य है। अगर वह सामंजस्य अच्छी तरह बैठता है तो कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। अन्यथा कई बार दोनों के बीच के संतुलन के बिगड़ने के साथ ही कविता भी बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, जो इस कविता का पहला प्रश्न है वह यह है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय क्या है। जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि कविता का सौंदर्य इस बात पर निर्भर करता है कि भाषा और कथ्य यानी विषय के बीच किस तरह का सामंजस्य है। वह सामंजस्य जितना अच्छा होगा, काव्य सौंदर्य की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। वह सामंजस्य और संतुलन बिगड़ेगा तो कहीं न कहीं कविता बिगड़ेगी और कविता का सौंदर्य बिगड़ेगा। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यही है कि एक कवि को इस बात की समझ होनी चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कविता का विषय किस तरह की भाषा का मांग करता है। अर्थात अगर कविता का विषय सहज है तो भाषा भी सहज होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दार्शनिक विषय वाली कविताएं एक खास किस्म की भाषा की मांग करती हैं। मतलब यह कि उसके विषय में एक अतिरिक्त गंभीरता है, एक अतिरिक्त जटिलता है। उस तरह के विषय के साथ एक कवि के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कवि उस गंभीर भाषा का प्रयोग वहाँ पर उस कविता को रचते वक्त करे, अन्यथा विषय की गंभीरता बिगड़ जाएगी। मतलब यह कि अगर विषय गंभीर हो तो भाषा भी गंभीर होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अगर विषय में जटिलता है तो कई बार भाषा की जटिलता अनिवार्य हो जाती है। अभिप्राय यह है कि सरल विषय के साथ भाषा भी सरल होनी चाहिए, जटिल विषय के साथ भाषा भी जटिल हो सकती है। अगर सहजता के साथ उसे प्रस्तुत किया जा सके और यदि ऐसा संभव हो पाए कि उसके सौंदर्य में किसी तरह की विकृति पैदा ना हो या सौंदर्य बिगड़ने का कोई संभावना वहाँ ना हो, वैसी स्थिति में सहजता सबसे उत्तम है। अगर यह संभव नहीं है, वैसी स्थिति में जटिल विषय के साथ जटिल भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो गंभीर हैं और खासकर जो दार्शनिक विषय होते हैं, वैचारिक विषय होते हैं, वो एक खास किस्म की भाषा में गंभीरता की मांग करते हैं। वैसी स्थिति में भाषा को गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। पुनः मैं एक बार इसे बताना चाहूँगा कि अगर भाषा
अगर विषय सहज है तो भाषा सहज होगी, विषय गंभीर है तो भाषा गंभीर होगी, विषय जटिल है तो भाषा भी जटिल हो सकती है। सहज विषय के साथ जटिल भाषा और जटिल के साथ सहज, यह कहीं न कहीं कविता के सौंदर्य को बिगाड़ेगा। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यही है कि एक कवि को, एक रचनाकार को इस बात की समझ होनी चाहिए कि किस विषय के साथ कैसी भाषा का हमें इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। तो मुझे लगता है कि पहला प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो चुका है। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। दूसरा प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? लगभग जो पहला प्रश्न था उसी प्रश्न का यह एक्सटेंशन है, उसके आगे की बात है। निश्चित रूप से बात और भाषा 100% एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि बात का मतलब है कहीं न कहीं संदेश, जिसे हम मैसेज कहते हैं, कथ्य विषय। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात को रखते हैं। अगर भाषा न होती तो शायद जिस रूप में आज हम बात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, नहीं रख पाते। यानी कि भाषा और बात एक दूसरे से बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। होता यूं है कि कई बार व्यक्ति विशेष की पूर्वाग्रहों के कारण, या हो सकता है कि कई बार व्यक्ति विशेष अपना पांडित्य प्रदर्शन करना चाहता है और बहुत सहज विषय को भी जटिल भाषा में प्रस्तुत करता है, टेढ़ी मेढ़ी भाषा में प्रस्तुत करता है, ताकि लोग यह समझ सकें कि इसे कठिन भाषा का ज्ञान है। वैसी स्थिति में होता क्या है कि जो बात हमें दूसरों तक पहुंचानी होती है, प्रेषित करनी होती है, वह बात उस रूप में प्रेषित नहीं हो पाती है जिस रूप में हमें करना था, और ये अवरोधक तत्व के रूप में यहाँ भाषा की जटिलता काम करती है। उसकी जटिलता कहीं न कहीं कंटेंट को प्रेषित होने में, कथ्य को प्रेषित होने में बाधित करती है। तो निश्चित रूप से यह सत्य है कि भाषा को बहुत अलंकृत करना चाहेंगे, भाषा को बहुत अधिक जब हम जटिल करना चाहेंगे, भाषा को जब हम बहुत ज़्यादा संस्कृत निष्ठ करना चाहेंगे, अनावश्यक शब्दों को, कठिन शब्दों को वहाँ पर खोजते जाएंगे, वैसी स्थिति में बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी और जो हम कहना चाहते हैं वह बात दूसरों तक उस रूप में नहीं पहुँच पाएगी जिस रूप में उसे पहुँचना चाहिए था। मुझे लगता है कि इसका उत्तर स्पष्ट हो गया है। आगे दो प्रश्न हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न पर आना चाहूंगा। तीसरे प्रश्न में बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, लगभग 5 हैं, और एक एक का अर्थ स्पष्ट करना है, उसका अभिप्राय क्या है। सबसे पहला है कि बात की चोरी मर जाना। कविता में यह उपवाक्य या पदबंध आता है कि बात की चोरी मर गई। यहाँ पर बात की चोरी मर जाने का अभिप्राय यह है कि बात प्रभावहीन हो गया। कारण क्या था कि जैसे एक स्क्रू है, उसे जब तक ढंग से कसा न जाए तब तक उसमें वह कसाव नहीं होगा, उसमें वह पकड़ नहीं होगी। अगर उसी स्क्रू को जबरदस्ती हम हथौड़े से ठोक दें तो कहीं न कहीं उस स्क्रू के चारों तरफ जो चूड़ी बनी हुई है, राउंड राउंड, उसी को चूड़ी कहते हैं, वह चूड़ी कहीं न कहीं फिसल जाएगा, वहाँ पर वह स्लिप कर जाएगा और वह पूरी की पूरी चूड़ी मर जाएगी। और फिर वह स्क्रू जिस तरह से वहाँ सेट होना चाहिए था, जिस तरह से वहाँ लग जाना चाहिए था, वो लगेगा नहीं। अगर आप उसे उठाते हैं तो वह उठ जाएगा,
मतलब यह कि उसकी चूड़ी जो थी जबरदस्ती ठोक देने से, खोस देने से कील की तरह वह चूड़ी मर गई। मतलब यह कि कोई शब्द है, उस शब्द, मान लीजिए कि जो प्रसंग है, जो वाक्य है या जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में उस शब्द की मांग नहीं थी। उस अनुच्छेद के विषय, उस विषय के हिसाब से, विषय के स्वभाव के हिसाब से वह शब्द वहाँ उचित नहीं था, लेकिन जबरदस्ती हमने शब्द को वहाँ खोस दिया, तो कहीं न कहीं वह शब्द उस पूरे विषय के सौंदर्य को बिगाड़ देता है। तो यहाँ बात की चूड़ी मर गई मतलब भाषा का प्रभावहीन हो जाना। जो भाषा के माध्यम से बात कही जानी थी उस रूप में नहीं कही जा सके। जो दूसरा है कि बात की पेंच खोलना। बात की पेंच खोलना का मतलब यह है कि बात को स्पष्ट करना, उसके अभिप्राय को स्पष्ट करना। तीसरा है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। शरारती बच्चे की तरह खेलना का मतलब यह है कि अगर शरारती कोई बच्चा है तो जल्दी पकड़ में आता नहीं है, इधर उधर भागता है। लगभग कई बार एक कवि के सामने यह समस्या आती है कि विषय उसके सामने है, भाव उसके पास है, उस भाव को वह अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन उसे उचित शब्द नहीं मिल पाता है, उचित माध्यम नहीं मिल पाता है। वो लगातार चाहता है कि एक शब्द मिल जाए, एक माध्यम मिल जाए, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाऊँ। तो यहाँ उसी संदर्भ में बात कही गई है कि बात जो है शरारती बच्चे की तरह खेल रहा था। मतलब यह कि कवि की पकड़ में वह बात नहीं आ रही थी। अभिप्राय यह हुआ कि कवि जिन शब्दों या माध्यमों से, किन शब्दों या किन माध्यमों से अभिव्यक्त कर पाए उस बात को, कवि यह समझ नहीं पा रहा था। चौथा है पेंच को कील की तरह ठोक देना। मतलब यह हुआ कि बात में किसी तरह का कसाव नहीं है। जो पकड़ बात में होनी चाहिए थी, बात में पकड़ का अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि उस बात में जो सौंदर्य पैदा होना चाहिए था, जो कि कवि या रचनाकार का उद्देश्य था, लक्ष्य था, वह सौंदर्य कभी पैदा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इस बात की उसे समझ नहीं थी, इस बात को का ज्ञान उसे नहीं था कि भाषा को कैसे बरता जाए, भाषा का उपयोग किस तरह किया जाए, विषय के अनुकूल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। इस बात की समझ कवि के पास नहीं थी, जिसके चलते जबरदस्ती उसने पेंच की तरह, वहाँ कील की तरह ठोक दिया और अंततः बात बिगड़ गई। मतलब यह कि कविता का सौंदर्य या जो कृति है या जो रचना है उसका सौंदर्य बिगड़ गया। बात का बन जाना। बात का बन जाना का अभिप्राय यह हुआ कि बात यानी कि कथ्य और भाषा में सामंजस्य स्थापित हो जाना। मतलब यह कि जिस तरह का विषय था, जिस तरह का कथ्य था और वह विषय जिस तरह की भाषा की मांग कर रही थी, अपने स्वभाव के मुताबिक लगभग उसी भाषा का प्रयोग वहाँ किया गया, उपयोग किया गया और कथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में कोई रचना अपने सौंदर्य के चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है, अन्यथा उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी या दोष रह जाता है। मैं यहाँ चौथे प्रश्न के रूप में इस कविता के शिल्प सौंदर्य पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। दरअसल जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसका दो पक्ष हमारे सामने आता है, एक है शिल्प और दूसरा है कथ्य। कविता पढ़ने के बाद जो हम महसूस करते हैं वह उसका सीधा संबंध उसके कथ्य से है, कंटेंट से है। और कविता जिस रूप में हमारे सामने दिख रही है, हमारे सामने क्या दिख रही है? कुछ वाक्य हैं, शीर्षक है, शब्द हैं,
अलंकार हैं, संस्कृत के शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। ये तमाम बातें हमें दिख रही हैं। कविता का यह रूप पक्ष है, उसका शिल्प पक्ष है। जो कुछ भी हमें दिखता है लगभग वह शिल्प पक्ष है, जो नहीं दिख रहा है वह भाव पक्ष है, उसे महसूस कर रहे हैं। शिल्प सौंदर्य में इन दिखने वाली तमाम बातों का जिक्र किया जाना चाहिए। सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी की कविता है, मुक्त छंद की कविता है, छंदोबद्ध कविता नहीं है। कई जगहों पर ऐसा लिखा हुआ होता है कि मुक्तक छंद की कविता है। दरअसल मुक्तक नहीं है, वह मुक्त है, जिसे अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स कहते हैं। तो यह मुक्त छंद की कविता है। निश्चित रूप से इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, अभिधा की कविता नहीं है। बात कहीं कुछ और जा रही है, बात हो रही है कील की, बात हो रही है बच्चे की, बात हो रही है पेच की, लेकिन कवि कुछ कहना और चाह रहा है। लाक्षणिक अर्थ है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। कई जगहों पर इसमें अलंकार का प्रयोग दिखता है, खास करके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और बहुत छोटी कह सकते हैं कि छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से जो हमारे आस पास पड़ोस में वो वस्तुएं मौजूद हैं उनके माध्यम से कवि ने कविता की बुनावट को समझाने का प्रयास किया है कि कविता के बुनावट में किस तरह के दोष की संभावना होती है, किस तरह से हम उन दोषों से बच सकते हैं। जब तक हम उन दोषों से नहीं बचेंगे तब तक कविता का सौंदर्य स्पष्ट नहीं होगा। तो शिल्प में इन तमाम बातों का जिक्र किया जा सकता है। रस से संबंधित अगर बातें हो तो दरअसल ये वैचारिक कविता है। कविता की बनावट बुनावट को लेकर यह कविता है कि किस तरह कविता को हम बुनते हैं, कैसे उसे हम रचते हैं, रचने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिए रस की चर्चा मुझे लगता है कि यहाँ पर किया जाना अनुचित है। तो ये लगभग 4 प्रश्न थे जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी दिए गए हैं। इन चारों को मैंने आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि मेरी बात और आप तक पहुंच गई होगी, और लगभग जिस अर्थ में कवि ने ये प्रयास किया है मुझे लगता है कि मैं सक्षम रहा हूं कि आप तक उसकी बात को मैंने पहुंचाया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।